हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं ली सेतेल्ले प्रिंसिपल के बारे में। आइए देखते हैं क्या होता है ली सेतेल्ले प्रिंसिपल। ली सेतेल्ले ने 1884 में एक सामान्य नियम बनाया जो कि प्रत्येक प्रकार की रासायनिक अथवा भौतिक साम्यावस्था पर समान रूप से लागू होता है। और चूंकि ये ली सेतेल्ले प्रिंसिपल मोस्टली रासायनिक साम्य अवस्था के जो रिएक्शंस रासायनिक साम्य में है, उस रासायनिक साम्य को अगर हम छेड़ते हैं या तो अग्र दिशा की तरफ या प्रतीप दिशा की तरफ, तो वहां पर हम इसको देखेंगे कि किस तरीके से ली सेतेल्ले प्रिंसिपल लागू हो रहा है। यदि हम इसको परिभाषित करें तो कैसे परिभाषित करेंगे हम देखिए। यदि किसी अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर ताप दाब अथवा सांद्रता में परिवर्तन किया जाता है, मतलब कोई अभिक्रिया है, उसने साम्य अवस्था हासिल कर ली है, उस कंडीशन में उसके ताप दाब अथवा सांद्रता में परिवर्तन किया जा रहा है, तो साम्य अवस्था उस दिशा में विस्थापित हो जाती है ताकि किए गए परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो सके। मतलब रिएक्शन साम्य अवस्था में स्थापित हो चुकी है, उसके बाद यदि हम उस रिएक्शंस के तापने या दाब में या सांद्रता में परिवर्तन कर रहे हैं, चूंकि रिएक्शन रासायनिक साम्य अवस्था में को प्रदर्शित करती है, तो साम्य तो स्थापित होना है। यदि ताप बढ़ा दिया तो ताप उधर की तरफ साम्य अवस्था की तरफ रिएक्शन प्रोसीड होगी, जिधर की तरफ ताप बढ़ाने का जो हमने ताप बढ़ाया है वो प्रभाव नष्ट हो सके और रिएक्शन साम्य अवस्था में वापस आ सके। तो यही ली सेतेल्ले प्रिंसिपल कहता है कि यदि किसी रासायनिक क्रिया जो कि साम्य अवस्था हासिल कर चुकी है, उसके ताप दाब अथवा सांद्रता में परिवर्तन किया जाता है, तो साम्य अवस्था उसी दिशा में विस्थापित हो जाती है जिससे कि जो परिवर्तन किया गया है उसका प्रभाव नष्ट हो सके। सबसे पहले किस किस तरीके से यदि पदार्थ की सांद्रता में परिवर्तन किया जाता है तो साम्य अवस्था उस दिशा में विस्थापित हो जाती है ताकि उस पदार्थ की सांद्रता में कमी हो। यदि अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि कर दी है तो उत्पाद की तरफ विस्थापित होगी, उत्पाद की सांद्रता में वर्धित कर दिया तो अभिकारक की तरफ रिएक्शन प्रोसीड होगी। यदि दाब में वृद्धि किया जाता है तो साम्य अवस्था कम दाब की दिशा में विस्थापित होती है, और इसी प्रकार यदि ताप में वृद्धि की जाती है तो साम्य अवस्था ताप कम होने की दिशा में विस्थापित होती है। इस तरीके से हमने देखा कि ली सेतेल्ले प्रिंसिपल किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा देखते हैं। माना कि सांद्रता में परिवर्तन किया जाता है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। एक अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर यदि किसी अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की जाती है तो साम्य अवस्था उस दिशा में विस्थापित होती है ताकि उस पदार्थ की सांद्रता में कमी हो। ये हमने पहले भी देख लिया। अब एक रिएक्शन हमने लिया है अमोनिया संश्लेषण के अमोनिया सिंथेसिस की, N2 + 3H2 = 2NH3। ये आपस में रिएक्शन करके साम्य अवस्था कंडीशन में आ चुके हैं। उस कंडीशन में यदि साम्य अवस्था पर N2 तथा H2 की सांद्रता बढ़ाई जाती है, तो चूंकि यहाँ दोनों अभिकारक की सांद्रता बढ़ाई जा रही है तो रिएक्शन किधर की तरफ बढ़ेगी? रिएक्शन बढ़ेगी उत्पाद बनने की दिशा में, मतलब अमोनिया बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो साम्य अवस्था अग्र दिशा में विस्थापित हो जाएगा ताकि N2 तथा H2 की सांद्रता में कमी हो जाए। यह उसी प्रकार यदि साम्यावस्था पर अमोनिया की सांद्रता बढ़ा रहे हैं तो साम्यावस्था किधर की तरफ बढ़ेगी? उधर की तरफ, जिससे कि अमोनिया की सांद्रता में कमी हो। और अमोनिया के विघटन से क्या बन रहा है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो अमोनिया जो ये रिएक्शन होगी पश्चिम दिशा में या प्रतीप दिशा में अग्रसित हो जाएगी, जिससे नाइट्रोजन का विघटन होकर अमोनिया का विघटन होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनना स्टार्ट हो कर दे, ताकि जो बड़ी हुई अमोनिया है वो उसमें कमी हो जाती है। तो क्या सामान्यतः यह कहा जाता है कि अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि अथवा उत्पादों की सांद्रता में कमी साम्य अवस्था को अग्र दिशा में विस्थापित करती है। बिल्कुल सही बात है। अभिकारकों की सांद्रता में कमी अथवा उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि साम्य अवस्था को प्रतीप दिशा में विस्थापित करती है, जो कि एक जनरल कंडीशन है, हमने उसके बारे में बात करी। अब हम बात करते हैं दाब परिवर्तन का प्रभाव, यानी इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। प्रेशर में चेंज करने से किस तरीके से कोई रिएक्शंस प्रभावित होती है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। किसी गैसीय अभिक्रिया की साम्य अवस्था उस दिशा में विस्थापित होती है जिस दिशा में गैसों के आयतन में कमी होती है। तो मतलब यदि किसी अभिकारक की गैसेस अगर हम अभिकारकों की सांद्रता या उसका गैसेस प्रेशर बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन अग्र दिशा में विस्थापित हो जाएगी। उसी तरीके से यदि हम बात करें अभिकारकों की तो रिएक्शन प्रतीप दिशा में। और इसको हम आगे एग्जाम्पल से देख लेते हैं। गैसों के आयतन उनके मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं।
अतः दाब में वृद्धि से साम्य अवस्था उस दिशा में विस्थापित होती है जिस दिशा में मोलों की संख्या में कमी हो। देखिए आगे, वे अभिक्रिया जिसमें डेल एन इज इक्वल टू लेसर देन जीरो, मतलब जिसमें डेल एन की वैल्यू जीरो से कम होती है, नेगेटिव होती है, कहाँ पर होगी? जहां उत्पाद के मोलों की संख्या अभिकारकों की मोलों की संख्या से कम होती है। तो उस कंडीशन में दाब बढ़ाने पर साम्य अवस्था किधर की तरफ अग्रसित होगी? अग्र दिशा में स्थापित होगी, क्योंकि यहाँ पे अभिकार उत्पादों के मोलों की संख्या किससे कम है? अभिकारकों की मोलों की संख्या से कम है। तो उस कंडीशन में अगर हम दाब बढ़ाते हैं तो जो रिएक्शन होगी वो अग्र दिशा की तरफ विस्थापित होगी। जैसे कि पहली हमने एग्जांपल लिया N2+3:2:2, यहाँ पे उत्पाद के मोलों की संख्या तो है 2 और अभिकारक के मोलों की संख्या है 4, तो डेल एन की वैल्यू आ गई -2, मतलब डेल एन 0 से कम है। तो उस कंडीशन में अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो किधर की तरफ मूव करेगी रिएक्शन? अग्र दिशा की तरफ, मतलब अमोनिया बनने की दिशा की तरफ। इसी तरह इसके साथ भी ऐसा होगा और इसके साथ भी ऐसा होगा। अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वे अभिक्रिया जिसमें डेल एन इज ग्रेटर देन 0, मतलब डेल एन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, उत्पाद के मोलों की संख्या अभिकारक के मोलों की संख्या से अधिक होती है। उस दिशा में क्या होता है? डेल एन धनात्मक हो गया। अब दाब बढ़ाने से साम्य अवस्था पश्चिम दिशा में और दाब में कमी करने पर साम्य अवस्था अग्र दिशा में विस्थापित होती है। दाब बढ़ाने पर क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे उत्पाद के मोलों की संख्या है ज़्यादा है, तो दाब बढ़ाने पे जो रिएक्शन होगी वो पश्चिम दिशा में या प्रतिप दिशा में आगे बढ़ेगी, और यदि हम दाब को कम कर दें तो रिएक्शन अग्र दिशा में आगे बढ़ेगी। ये लीस सेटली प्रिंसिपल के द्वारा एक्सपेरिमेंटल मेथड से ज्ञात की गई घटना होती है। अब हम बात करें डेल एन इज इक्वल टू 0, अर्थात अभिकारक और उत्पाद के मोल समान है, तो उस कंडीशन में दाब चाहे से बढ़ाओ या घटाओ किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस तरीके से हमने देखा, दाब का देख लिया, सांद्रता का देख लिया। उसी प्रकार अब देखते हैं हम ताप के लिए। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन करने से किस प्रकार की रिएक्शन में किस प्रकार का अंतर आएगा उसे हम देखते हैं। यदि किसी अभिक्रिया के साम्य अवस्था पर ताप में वृद्धि की जाती है तो साम्य अवस्था उस दिशा में विस्थापित हो जाती है जिस दिशा में ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, मतलब जो कि ऊष्मा को बाहर निकालती है या जिसमें से ऊष्मा विसर्जित होती है। तो ताप बढ़ाने पर साम्य अवस्था प्रतिप दिशा में विस्थापित हो जाती है, क्योंकि अभिक्रिया में प्रतिप की दिशा में चलने पर ऊष्मा का अवशोषण होगा। ऑब्वियसली बात है, पहले से ही रिएक्शन क्या कर रही है? ऊष्मा को बाहर निकाल रही है और हम ऊपर से ऊष्मा दे रहे हैं या ताप दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? रिएक्शन प्रतिप यानी उल्टी दिशा में चलने लग जाएगी, क्योंकि उल्टी दिशा में जो चलेगी, अग्र दिशा में तो ऊष्मा को बाहर भेज रही है या ऊष्मा को निकाल रही है, तो प्रतिप दिशा में ऊष्मा को अवशोषित करेगी, और हम यदि ताप बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन प्रतिप दिशा में बढ़ने लग जाती है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल है ये जो कि इस तरीके से घटना को शो करते हैं। उपरोक्त सभी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपीय अर्थात ताप बढ़ाने पर साम्य अवस्था पश्चिम दिशा में और ताप घटाने में साम्य अवस्था अग्र दिशा में विस्थापित हो जाती है। ऑब्वियसली बात है, उल्टे करने पर रिएक्शंस उल्टा हो जाएगा। और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में जो ऊष्मा अवशोषित करता है और तो उन रिएक्शंस के लिए क्या हो जाएगा? ताप बढ़ाने पर अग्र दिशा में और ताप घटाने में पश्चिम दिशा में। तो सिंपल सी बात है, जो रिएक्शन ऊष्माक्षेपी होगी वहाँ ताप बढ़ाने में पश्चिम दिशा में, और जो ऊष्माशोषी होगी वहाँ ताप बढ़ाने पर अग्र दिशा में। और इसी तरीके से जब ताप को हम घटा देते हैं तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। इस तरीके से हमने देखा कि ली सेटली प्रिंसिपल के द्वारा हमने क्या क्या देख लिया। सांद्रता, ताप व दाब का किसी भी रिएक्शन पे किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा जब रिएक्शन रासायनिक साम्य स्थापित कर लेती है। तो ताप दाब और सांद्रता परिवर्तन से रिएक्शन उसी की तरफ प्रोसीड हो जाएगी जिस तरीके से इस परिवर्तन के प्रभाव को कम किया जा सके। अब हम आगे बात करते हैं साम्य अवस्था पर अक्रिय गैस मिलाने का प्रभाव। यदि साम्य अवस्था में किसी रिएक्शन में अक्रिय गैस मिलाने पे क्या प्रभाव होता है उसके लिए देख लेते हैं। यदि वे अभिक्रिया जिनमें डेल एन का मान क्या होता है? 0 होता है, तो इस प्रकार की रिएक्शंस में किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जिन अभिक्रिया में डेल एन का मान 0 नहीं होता उनके साम्य अवस्था पर अक्रिय गैस मिलाने का प्रभाव निम्न प्रकार का होता है। अब उसमें भी देखिए, पहला है स्थिर आयतन पर, दूसरा स्थिर दाब पर। स्थिर आयतन पर भी किसी तरीके का कोई प्रभाव नहीं होता है,
यदि स्थिर आयतन में परिवर्तन हुए बिना कोई अक्रिय गैस मिलाई जाती है तो साम्य अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ये और स्थिर दाब पर यदि दाब स्थिर रखते हुए अक्रिय गैस मिलाई जाती है तो आयतन में वृद्धि होती है, ठीक है, अर्थात मोलों की संख्या में भी वृद्धि हो जाएगी। परिणाम स्वरूप अभिकारकों के और उत्पादों की आंशिक भिन्न में कमी हो जाएगी और अंततः उनके आंशिक दाबों में कमी हो जाती है। तो देखिए, जिन अभिक्रियाओं में डेल एन इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब डेल एन पॉजिटिव होता है, तो साम्य अवस्था अग्र दिशा में विस्थापित हो जाती है, क्योंकि मोलों की संख्या में कमी हो रही है। यहाँ पे उत्पाद के मोलों की संख्या में कमी हो रही है और उत्पाद के मोल पहले ज़्यादा थे, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अक्रिय गैस मिलाने पर उन रिएक्शन में जिनमें डेल एन ग्रेटर देन जीरो या डेल एन की वैल्यू जीरो से जाता है, अग्र दिशा की तरफ विस्थापित हो जाती है। और जहाँ पर डेल एन की वैल्यू जीरो से कम है या ऋणात्मक है, वहाँ अक्रिय गैस मिलाने पर साम्य अवस्था पश्चिम दिशा में विस्थापित हो जाती है। तो संक्षेप में हम क्या कह सकते हैं, स्थिर दाब पर अक्रिय गैस मिलाने पर साम्य अवस्था बढ़े हुए आयतन की दिशा में विस्थापित होती है। इस तरीके से हमने चारों चीजें देख ली ली सेटल प्रिंसिपल के द्वारा। आगे हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, जो कि वॉन हॉफ ने निर्धारित किया था, और इसको हम वॉन हॉफ समतापी या वॉन हॉफ समीकरण भी कहते हैं, वॉन हॉफ इक्वेशन भी कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का परिकलन वॉन हॉफ ने किया है। मुक्त ऊर्जा परिवर्तन से अभिक्रिया की स्वतः प्रवृत्ति का अध्ययन किया जा सकता है, अर्थात अभिक्रिया के होने की दिशा का ज्ञान हो जाता है। यदि डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होती है, और डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो रासायनिक अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित नहीं होती और प्रतीप दिशा में, मतलब उल्टी दिशा में स्वतः प्रवर्तित होती है। और डेल जी इज इक्वल टू होगा तो रासायनिक साम्य स्थापित हो जाता है। रासायनिक साम्य अवस्था कंडीशन में डेल जी की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो होती है। अब हम बात करते हैं एक सामान्य अभिक्रिया में के लिए, जो कि ये है N1 क्या है, A के मोल है, N2 B के मोल है, M1 C के मोल है और M2 D के मोल है। C और D क्या है, C और D उत्पाद है और A और B अभिकारक है, ठीक है। यदि उपरोक्त समीकरण में मुक्त ऊर्जा में अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन डेल जी को निम्न प्रकार एक ऊष्मागतिकी के व्यंजन द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह वेल नॉन थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन है। जब हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं तो ये हमारे पास आती है, जो कि है dg इज इक्वल टू माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी। यहाँ एस तो क्या है, यहाँ एंट्रोपी है, जी गिब्स फ्री एनर्जी है, टी टेम्परेचर है, वी वॉल्यूम है और पी प्रेशर है। यदि अभिक्रिया स्थिर ताप पर होती है तो dt क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर dt क्या हो जाएगा, जीरो। तो उस कंडीशन में ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो dg क्या रह जाएगा, dg रह जाएगा इज इक्वल टू वी डी पी। अब हम आगे बात करें और हमारे पास dg आ जाएगा, dg क्या आ गया था, वी डी पी। और हमें पता है वेल नोन गैसेज इक्वेशन क्या है, Pb इज इक्वल टू आर टी, और v इसके द्वारा v के लिए क्या इक्वेशन आ जाती है, आर टी बाई पी। और अभी हमने देखा था dg इक्वल टू क्या था, वी डी पी, तो वहाँ v की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी dg इज इक्वल टू आर टी डी पी बाई बी। इसका इंटीग्रेशन या समाकलन करने पे हमारे पास जो इक्वेशन बनकर आती है वो आती है g इज इक्वल टू आर टी एल एन पी। एल एन क्या है, नेचुरल लॉग, प्लस सी क्या है यहाँ पे समाकलन स्थिरांक है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकाले, यदि P एक वायुमंडल दाब रख लिया जाता है तो उस अवस्था में क्या हो जाएगा, जी नोट इज इक्वल टू सी। और जी नोट क्या आता है, जी नोट होता है मानक अवस्था में जब कंडीशंस क्या हो जाती है, स्टैंडर्ड कंडीशन दे रखी होती है, उस कंडीशन में जो मुक्त ऊर्जा होती है उसको हम जी नोट बोलते हैं। यहाँ इसको क्या बोलेंगे, जी नोट, जो कि है मानक अवस्था में ऊर्जा, मुक्त ऊर्जा। इस तरीके से हमने देखा कि जी नोट इज इक्वल टू सी आ गया। अब हम आगे बात करें तो G इज इक्वल टू सी की जगह हमने क्या लिख दिया, जी नोट प्लस आर टी एल एन पी। अब माना कि जी नोट ए, जी नोट बी, जी नोट सी तथा जी नोट डी क्रमशः एक मोल ए, एक मोल बी, एक मोल सी तथा एक मोल डी की मानक अवस्था में मुक्त ऊर्जा है, तथा जी ए, जी बी, जी सी तथा जी डी क्रमशः ए, बी, सी तथा डी की उनके आंशिक दाब पी ए, पी बी, पी सी तथा पी डी पर मुक्त ऊर्जा है। तो समीकरण 27 का उपयोग करके हर एक
के लिए ये एक अपने इक्वेशन आ जाती है। और फुल अभिक्रिया के लिए डेल जी का परिकलन हम करते हैं तो वही उत्पाद माइनस अभिकारक। तो उत्पाद में कौन कौन था, सी और डी, और अभिकारक में कौन कौन है, ए और बी। जब हम इसको रखते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है बनकर फाइनल, वो आती है ये वाली इक्वेशन, डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नोट आर टी एल एन पी। और ये अपना जो कि हम किससे निर्धारित करते हैं, द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम से, वही वाली इक्वेशन यहाँ पर आ जाती है। अब हम आगे देखते हैं, यदि उपरोक्त अभिक्रिया साम्य अवस्था में हो तो साम्य अवस्था में डेल जी की वैल्यू क्या आ जाती है, 0। तो डेल जी की वैल्यू 0 रखने पे ये डेल जी 0 हो जाएगा। साम्य अवस्था में पता है डेल जी 0, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी ये, क्योंकि डेल जी की जगह हमने क्या रख दिया 0। तो अब डेल जी को हम जब इधर की तरफ लेके आते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव था। तो माइनस डेल जी नोट इज इक्वल टू आर टी एल एन, और यही पूरी जो वो केपी जिसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये केपी तो है, जब हम द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम से हम निकालते हैं प्रेशर की कंडीशन में, तो ये क्या है, केपी। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, केपी। तो माइनस डेल जी नोट इज इक्वल टू आर टी एल एन केपी। जब प्रेशर में दे रखा हो तो जब उसकी कंसंट्रेशन प्रेशर में या प्रेशर में उसका दे रखा हो तो उसका हम देखते हैं वहाँ पे केपी लिखते हैं। अब समीकरण 30 से डेल जी नोट का मान समीकरण 29 में रखने पर, जो स्टार्टिंग में हमारी इक्वेशन थी उसमें हम डेल जी नोट का मान कहाँ पे रख रहे हैं, वहाँ रख रहे हैं। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ये, डेल जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पी प्लस आर टी एल एन, और ये जो पी सी एम वन इंटू पी डी एम टू अपॉन पी ए की पावर एन वन इंटू पी बी की पावर एन टू। या जब हम इसको साइन को रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन हो जाती है, और ये इक्वेशन क्या कहलाती है, यही इक्वेशन कहलाती है वॉन हॉफ समतापी समीकरण। क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर या पे ये इक्वेशन दी गई है, इसलिए हम इसको समतापी आइसोथर्म इक्वेशन कहते हैं, और वॉन्ट ऑफ दी इसलिए वॉन्ट ऑफ समतापी समीकरण कहते हैं। इसके द्वारा हम केपी ज्ञात कर सकते हैं किसी रिएक्शंस के लिए, और किसी रिएक्शन के डेल जी की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।